56 माइल्स। आज वीडियो में बात करेंगे वीज़ा से रिलेटेड। अगर कभी भी आप थाईलैंड प्लान कर रहे हो आने के लिए तो 2 महीने का वीज़ा ऑन अराइवल तो फ्री है, जो कि सारी नेशनलिटी के लिए ये थाईलैंड प्रोवाइड कर रहा है। 2 महीना आप लगातार यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और विदाउट एनी पेमेंट वीज़ा फीस। सो अगर आपको 2 महीने के बाद भी यहाँ पे स्टे करना होता है तो आप क्या कर सकते हो, किस तरीके का प्रोसेस है, कौन कौन से ऐसे वीज़ाज़ हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, और अगर वीज़ा के लिए आप एलिजिबिलिटी नहीं होते हो तो और कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो कि मेनली थाईलैंड में रह के लोग करते हैं, अदर नेशनलिटीज़ जो कि यहाँ पे लॉन्ग स्टे कर सकते हैं। तो पहले तो बात करते हैं थाईलैंड के वीज़ा, कौन कौन से ऐसे वीज़ा हैं जो इंडियंस या फिर और भी नेशनलिटी वो अप्लाई करते हैं और यहाँ पे लॉन्ग स्टे यहाँ पे रह सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, या फिर कोई भी उनका रिमोट जॉब हो, या फिर यहाँ पे वेकेशन के लिए आ रहे हैं वो भी लॉन्ग स्टे करने के लिए। तो कुछ ऐसे वीज़ाज़ हैं जो आपको ईज़िली मिल जाते हैं, उसकी फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो पहले आ जाते हैं कि DTV वीज़ा। DTV वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है एक इंडियंस के लिए या कोई भी नेशनलिटी के लिए। 5 साल आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। 5 साल में आप स्टे करके आप इनफैक्ट फ्रीलांसर जॉब भी कर सकते हो, यहाँ पे छोटा मोटा बिजनेस है, रिमोट जॉब आप यहाँ पे कर सकते हो। बट इस वीज़ा के लिए इंडियंस के लिए आज के डेट में बैन लगा हुआ है, वो इंडियंस ये अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको अप्रूवल इस चीज़ के लिए नहीं मिलता है। बट अगर बात करते हैं दूसरे नेशनलिटी के लिए तो उनको ईजिली DTV वीज़ा मिल जाता है। तो DTV वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं कि ये आपको चीप प्राइस में मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 80,000 बाट के अंदर आपको ये 5 साल का वीज़ा मिल जाता है, जिसमें आपको 180 दिन का स्टे मिलता है और उसके बाद आप किसी भी नियर बाई कंट्री में या फिर आप खुद अपने ओन कंट्री में जाके फिर आप वापस आ सकते हो। इमिग्रेशन आपका बहुत ही स्मूथ रहेगा। फिर सेकंड आते हैं आपका ED वीज़ा पे। ED वीज़ा एज अ स्टूडेंट वीज़ा होता है, एजुकेशनल वीज़ा होता है। तो ये वीज़ा ज़्यादातर इंडियंस यहाँ पे लेते हैं जो कि जॉब करते हैं, जो होटल लाइन या रेस्टोरेंट लाइन में जॉब करते हैं, वो ईज़िली ED वीज़ा अप्लाई करके रहते हैं, क्योंकि इनका स्टे अप्रॉक्सीमेटली 15 मंथ का होता है। 15 मंथ का आपको वीज़ा मिल जाता है ED वीज़ा के अंदर। इसके जो चार्जेस होते हैं वो 50,000 बाट के आसपास आपको मिल जाता है ये वीज़ा ईज़िली। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रहना चाहते हो, मैं जॉब का पर्पज़ का कोई बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल एक विज़िट के पर्पज़ से मैं बात करूँ कि आप लॉन्ग स्टे यहाँ पे करना चाहते हो तो आप ED वीज़ा भी बहुत लोग लेते हैं। उस ED वीज़ा के आड़ में कुछ लोग जॉब भी करते हैं, कुछ लोग अपना या फिर यहाँ पे अपना रिमोट जॉब करते हैं, फ्रीलांसर जॉब करते हैं, जो कि ईज़िली उनको सस्ता पड़ जाता है। 50,000 बाट अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 1,35,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 महीने का वीज़ा मिल जाता है। और आप वीज़ा ऑन अराइवल पे थाईलैंड आते हो, आपको 2 महीने का वो वीज़ा मिलता है। और एक चीज़ और है जो ईज़िली अगर आप 3 महीना अगर आप स्टे करना चाहते हो तो 2 महीना जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला रहता है तो उससे 1-2 दिन पहले आप नियर बाई इमिग्रेशन पे जाके, जिस भी थाईलैंड के प्रोविज़न पे आप रह रहे हो, बैंकॉक में या कहीं पे भी, तो नियर बाई इमिग्रेशन होता है, वहाँ पे आप जाके अपना 30 दिन का वीज़ा और एक्सटेंड कर सकते हो, जिसकी फ़ीस होती है 1900 बाट। इन INR आई कैन से 5,000 to 5,500 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये भी एक इजी तरीका होता है। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा अगर किसी को स्टे करना है तो ED वीज़ा बहुत ईज़िली मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ हैं, स्कूलिंग है, वहाँ पे आपको ED वीज़ा ईज़िली मिल जाता है। तो उसके दौरान तो उस वीज़ा को लेके आप अपना यहाँ पे फ्रीलांसर भी जॉब कर सकते हो, या फिर वेकेशन वगैरह के लिए या कुछ और पर्पज़ है तो आप लॉन्ग स्टे ले सकते हो। बट एक नेगेटिव पॉइंट इसके साथ ये है कि 15 महीने का आपको मल्टी एंट्री मिलता है। अगर आप अपने कंट्री वापस जाते हो और फिर अगेन आप एंट्री करना चाहते हो थाईलैंड के अंदर, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो ED वीज़ा पे आप हो तो उस कौन से आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन पे जो क्वेश्चनिंग होते हैं वो ED वीज़ा के लिए वो आपके सब्जेक्ट पे हो सकते हैं। आप कौन से स्कूल में किस लैंग्वेज स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपके पास लीगल ED वीज़ा है, इसका मतलब आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो। तो ये सब आपको जानकारी लेके चलना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इमिग्रेशन डिपोर्ट कर देगा। इसका ये मतलब नहीं अगर मल्टी एंट्री आपके पास ED वीज़ा है तो आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो ईज़िली डिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि ईज़िली ED वीज़ा पे भी डिपोर्ट हुए हैं लोग। अब ये तो रहा DTV वीज़ा और ED वीज़ा और नॉर्मल वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। DTV वीज़ा अभी इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि वो अगर अप्लाई भी करते हैं तो उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा, जिसके चार्जेस भी 80,000 अप्रॉक्सीमेटली आते हैं। सेकंड बात करते हैं ED वीज़ा पे। ED वीज़ा आपका 50,000 बाट के अंदर आ जाता है, जो कि 15 महीने का स्टे मिल जाता है। ये भी बहुत इजी तरीका है, आप ये कर सकते हो। अदरवाइज़ 1 महीने का वीज़ा एक्सटेंशन का आपको जो चार्जेस होते हैं 1,900 होते हैं, जो कि INR में 5,500 होते हैं।
तो ये 3 तरीका तो मैंने आपको ईज़िली बता दिया जो कि एक लीगल वे है। अब आ जाते हैं इस ऐसे तरीके पे जो लोग 3 महीने बाद भी अगर वो लाइक ईडी वीज़ा नहीं ले पाते किसी कारणवश, या फिर उनका बजट नहीं है, उनको पेमेंट्स लाइक ब्रेक डाउन होकर मिलती है तो वो इकट्ठा पेमेंट नहीं दे सकते हैं, या डीटीवी वीज़ा के तो एलिजिबल है नहीं, और वर्क परमिट इतना एक्सपेंसिव होता है थाईलैंड में जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बताऊँ ऑन एन आइडिया तो 1,50,000 बाट, इट मीन्स 4 लाख के आसपास INR के अंदर आपको वीज़ा मिलता है जो कि 1 साल के लिए होता है वर्क परमिट। तो अगर कोई भी कैलकुलेशन लगाएगा तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इससे बेस्ट होता है कि लोग ईडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो कि इलीगल तरीका है, लोग यहाँ पे करते हैं डेफिनेटली, अगर वो 3 महीना बाद भी अगर उनको और टाइम रहना है तो वो करते क्या है। जैसे कि अगर आप थाईलैंड का मैप देखोगे तो नियर बाई में जो कंट्रीज़ है जैसे म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, आपका कंबोडिया हो गया एंड मलेशिया, ये 4 कंट्री लाइक थाईलैंड अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो करते क्या है कि पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप इंडियन पासपोर्ट, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे सस्ता वीज़ा आपको कौन से कंट्री का मिल रहा है, म्यांमार, लाओ, कंबोडिया या फिर मलेशिया का। तो जो भी आपको ईजी पड़ता है तो आप नाइट बस ले सकते हो, ठीक है, नाइट बस लेके उस कंट्री में एंट्री कर सकते हो, 1 दिन या 2 दिन स्टे करके फिर आप वापस जब थाईलैंड आओगे तो आपको 2 महीने का फ्रेश वीज़ा ऑन अराइवल फिर से मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसका बजट क्या जाता है ऑन एन मतलब एवरेज में बताता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से कंबोडिया में इन आउट मैंने 2-3 बार किया था, मलेशिया भी मैंने कर रखा है। जब मैं इंडोनेशिया में था तो मैं इन आउट करने के लिए सिंगापुर भी गया था। तो इसके जो चार्जेस होते हैं मैं आपको नॉमिनल आज की डेट में 2025 लाइक जुलाई चल रहा है तो मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ। अगर आप खुद से ये चीज़ें करते हो तो 35, अगर कंबोडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, $35 के आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है जो कि 1 महीने का वैलिड लाइक 1 महीने का स्टे मिलता है और वैलिड फॉर द 3 मंथ। तो जो बस के फेयर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली मैं INR में आपको बता देता हूँ कि आपको 2,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको बस मिल जाता है एक तरफ का। दोनों तरफ का आप मान के चलो कि आपको 4,000 का बस हो गया। आपको 1 दिन का होटल स्टे वहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर आप पूरा कैलकुलेशन लगाओगे तो ऑन एन एवरेज 10,000 INR आपका खर्च हो जाएगा ईजिली। अगर ये आप खुद से करते हो, आप खुद बस पकड़ के यहाँ से कंबोडिया जाते हो, वीज़ा लगवाते हो, 1 दिन स्टे करते हो, फिर कंबोडिया से वापस बैंकॉक आ जाते हो या फिर जहाँ भी आपको थाईलैंड के अंदर रहना है आप अपना डेस्टिनेशन देख सकते हो। तो इसका ऑन एन एवरेज 10,000 INR के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। व्हाट इफ़, क्योंकि अब होता क्या है कि ये तो बहुत इजी हो गया सुनने में, बट इमिग्रेशन इतना भी स्मूथ नहीं है कंबोडिया का, क्योंकि कुछ आपसी दिक्कत के कारण और भी लाइक बॉर्डर को टाइट कर दिया गया है। और बल्कि हम लोग इंडियन पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन हर जगह ही हार्ड मिल जाता है हमें। इनफैक्ट मैं कंबोडिया 2-3 बार ट्रैवल किया, एक बार डिपोर्ट होने से मैं बच गया, मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं लगाया गया। बट मैं अगर कहूँ इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सबसे हार्ड इमिग्रेशन या फिर करप्ट इमिग्रेशन तो वो आपको कंबोडिया पड़ता है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट देख के वो पहले तो रोक लेते हैं, 2-3 घंटे आपसे पूछताछ करते हैं, उसके बाद अगर उनको वैलिड पॉइंट्स नज़र आते हैं तो आपको एंट्री देते हैं, अदरवाइज वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी क्लियर करने के लिए लोग क्या किए हैं थाईलैंड के अंदर कि उन्होंने अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं, इन आउट सर्विसेज, जो कि आपको लाओस के लिए भी मिल जाता है, कंबोडिया के लिए भी मिल जाता है। मेनली ये 2 कंट्रीज़ के लिए मिलता है। मलेशिया के लिए इन आउट सर्विसेज अभी तो मैंने कोई ऐसे ऐड या फिर वीडियोज़ नहीं देखे जो कि मलेशिया के लिए अभी किया गया हो, बट हाँ लाओस और लाइक कंबोडिया के लिए ऐसे सर्विसेज चलाए जा रहे हैं जिनके अपने रेट हैं। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, अगर आपको वीज़ा एक्सटेंड करना है, वीज़ा एक्सटेंशन के बाद आपको लगता है कि अब आपको और दिन भी स्टे करना है थाईलैंड में, तो आपको वीज़ा की नीड है, तो 1 दिन पहले आप उनसे बुक करते हो तो 9,000 बाट, अगर 9,000 बाट को आप कन्वर्ट करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 28,000 INR आपको खर्च करना होगा, जिसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना होता है। वो करते क्या है कि आपका वैन बुक करते हैं, सेम वैन में आपसे 5-6 लोग आपके जैसे लोग होंगे जिनको इन आउट करना होता है उस कंट्री में, तो वो जाते हैं, उनका अपना खुद का इमिग्रेशन भी सेटिंग होता है जो कि आपसे कोई पूछताछ नहीं होता है। आपको लाइक इमिग्रेशन पे, थाईलैंड के इमिग्रेशन पे आपको डिपार्चर देते हैं, फिर तुरंत आपको कंबोडिया के इमिग्रेशन पे जाके वीज़ा लगवाते हैं और सेम आधे घंटे बाद आपको फिर वापस वहाँ से डिपार्चर दे के कंबोडिया से आपको थाईलैंड में अराइव करवा देते हैं, जिससे आप लीगल हो जाते हो 2 महीने और स्टे करने के लिए थाईलैंड में। तो ये मैं कोई लीगल वे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बट मैंने भी इसको बहुत बार ट्राई किया है, क्योंकि वर्क परमिट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था यहाँ पे लेना। एजुकेशन वीज़ा पे प्रॉब्लम क्या था कि अगर मेरे पास 15 महीने का मल्टी एंट्री वीज़ा है, मुझे जानकारी नहीं है कि जो मेरा ईडी वीज़ा है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्योंकि मैं स्कूल तो लाइक अटेंड कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं होगा।
तो अगर मैं अपने कंट्री से भी फिर वापस आना जाना कभी करता हूँ, कुछ बात पड़ता है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इमिग्रेशन क्लियर करना, तो इसलिए मैं विजिट वीज़ा पे ही रहता हूँ। विजिट वीज़ा पे अपना 2 महीने का यहाँ स्टे करता हूँ। 1 महीना एक्सटेंड करने के बाद मैं कंबोडिया से या फिर लाओस से अपना इन आउट ले लेता हूँ। स्टार्टिंग में मैं खुद ही ये चीज़ ट्राई करता था, बट जब मैंने देखा इमिग्रेशन बहुत ही सख्त है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो वीज़ा आपको नहीं देते, क्योंकि उनको भी इतना समझ आता है आपका पासपोर्ट देख के कि आप हर 3 महीने पे कंबोडिया फिर लाओस जा रहे हो, एक दिन स्टे करके, एक दिन भी नहीं सेम डे आपको वापस एग्जिट ले रहे हो, तो उनको भी समझ में आता है कि आप इन आउट सर्विस का यूज़ कर रहे हो और विदाउट एजेंट। तो एजेंट लोग ये चीज़ें काम कर रहे हैं। तो अगर कभी भी आप थाईलैंड में आते हो, अगर आपको इस तरीके से वर्क करना है या फिर इस तरीके से आपको वीज़ा अपना एक्सटेंड करना है, तो ये तरीका एक बहुत ही सिंपल है। मैं लीगल वे तो नहीं बोलूँगा, बट लोग कर रहे हैं, तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही सेफ़ होता है एजेंट के थ्रू। खुद आप करते हो तो हो सकता है आपको एंट्री दिया जाए, नहीं भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, 50-50% चांसेस होते हैं, तो ये बेस्ट है। तो इससे बढ़िया चीज़ें मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि ईडी वीज़ा में भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप कभी भी अपने कंट्री में जाके फिर वापस आते हो तो इमिग्रेशन फेस करना आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। खुद आप ट्रैवल करते हो अगर विजिट वीज़ा पे तो भी इजी है। कुछ टाइम बाद अगर आपको लगता है कि आप इमिग्रेशन फेस नहीं कर सकते हो तो आप एजेंट का हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं थाईलैंड के अंदर जिनकी अपनी प्राइसिंग है, मिनिमम जो प्राइसिंग होती है 8,000-9,000 बाट में, वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। सुबह आप जाते हो, शाम तक आपको वापस थाईलैंड वो ड्रॉप कर देते हैं सेम लोकेशन पे जहाँ से उनकी वैन स्टार्ट होती है। तो इस वीडियो का मेनली मेरा जो पर्पज़ है कोई वर्क परमिट के लिए नहीं था, ना मैं कोई इलीगल वे बताना चाह रहा हूँ, लेकिन जो भी टूरिस्ट या फिर कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स या रिमोट जॉब करने वाले लोग जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं थाईलैंड में, उनके लिए एक बहुत इजी तरीका हो जाता है। बल्कि इस वीडियो के अलावा भी उनको ये चीज़ें जानकारी होगी, लेकिन बहुत लोग को ऐसे है जिसको जानकारी ही नहीं है कि अगर वो लॉन्ग स्टे करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। बहुत लोग को ये भी नहीं पता है कि वो अगर थाईलैंड आए इंडिया से और वो मलेशिया जा रहे हैं तो क्या वापस आप वो थाईलैंड आ सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो इस वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अगर कभी भी आप इस तरीके से करना चाहते हो कि आपको इन आउट करना है तो आप सर्विसेज ले सकते हो, वो बेस्ट रहता है। अदरवाइज़ अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, एक ही 2 बार आपने ट्रैवल किया, तो आप खुद ही जाके कंबोडिया या फिर लाओस आज के डेट में बहुत ईजी है, वहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा इन आउट कर सकते हो ईजिली। एक दिन स्टे कर लेना भाई, एक दिन स्टे कर लोगे तो आपको एक तरीके से लीगल हो जाता है सारी चीज़ें विदाउट एजेंट। आपका पैसा ही उतना ही बच जाता है, क्योंकि 10,000 INR और 25-26 हज़ार में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो अगर आपको अपना 15,000 बचाने हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर नहीं बचाने तो भाई सिंपल है। और जिसके पास पेमेंट्स वगैरह हैं, अरेंजमेंट है, उनके अपने बजट हैं, तो वो वर्क परमिट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करती हैं और लीगली वे में आप जॉब भी कर सकते हो। बट वो क्वाइट एक्सपेंसिव पड़ता है। 1,50,000 बाट इज़ अ बिग अमाउंट फॉर इंडिया फॉर स्टेइंग इन थाईलैंड फॉर द 1 ईयर। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 56 स्माइल्स। आज वीडियो में बात करेंगे वीज़ा से रिलेटेड। अगर कभी भी आप थाईलैंड प्लान कर रहे हो आने के लिए तो 2 महीने का वीज़ा ऑन अराइवल तो फ्री है, जो कि सारे नेशनलिटी के लिए थाईलैंड प्रोवाइड कर रहा है। 2 महीना आप लगातार यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और विदाउट एनी पेमेंट वीज़ा फीस। तो अगर आपको 2 महीने के बाद भी यहाँ पे स्टे करना होता है तो आप क्या कर सकते
तो किस तरीके का प्रोसेस है, कौन कौन से ऐसे वीज़ा हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, और अगर वीज़ा के लिए आप एलिजिबिलिटी नहीं होते तो और कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो कि मेनली थाईलैंड में रह के लोग करते हैं, अदर नेशनलिटीज, जो कि यहाँ पे लॉन्ग स्टे कर सकते हैं। तो पहले तो बात करते हैं थाईलैंड के वीज़ा, कौन कौन से ऐसे वीज़ा हैं जो इंडियंस या फिर और भी नेशनलिटी वो अप्लाई करते हैं और यहाँ पे लॉन्ग स्टे यहाँ पे रह सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, या फिर कोई भी उनका रिमोट जॉब हो, या फिर यहाँ पे वेकेशन के लिए आ रहे हैं, वो भी लॉन्ग स्टे करने के लिए। तो कुछ ऐसे वीज़ाज हैं जो आपको इजीली मिल जाते हैं, उसकी फीस वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो पहले आ जाते हैं कि DTV वीज़ा। DTV वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है, एक इंडियन के लिए या कोई भी नेशनलिटी के लिए 5 साल आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। 5 साल में आप स्टे करके आप इनफैक्ट फ्रीलांसर जॉब भी कर सकते हो यहाँ पे, छोटा मोटा बिजनेस है, लाइक रिमोट जॉब आप यहाँ पे कर सकते हो। बट इस वीज़ा के लिए इंडियंस के लिए आज के डेट में बैन लगा हुआ है, वो इंडियंस ही अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो अप्लाई करते तो उनको अप्रूवल इसलिए नहीं मिलता है। बट अगर बात करते दूसरे नेशनलिटी के लिए तो उनको इजीली DTV वीज़ा मिल जाता है। तो DTV वीज़ा के फायदे क्या हैं?
चीप प्राइस में मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 80,000 बाट के अंदर आपको ये 5 साल का वीज़ा मिल जाता है, जिसमें आपको 180 दिन का स्टे मिलता है और उसके बाद आप किसी भी नियर बाई कंट्री में या फिर आप खुद अपने ओन कंट्री में जाके फिर आप वापिस आ सकते हो। इमिग्रेशन आपका बहुत ही स्मूथ रहेगा। फिर सेकंड आते हैं आपका ईडी वीज़ा पे। ईडी वीज़ा एज ए स्टूडेंट वीज़ा होता है, एजुकेशनल वीज़ा होता है। तो ये वीज़ा ज़्यादातर इंडियंस यहाँ पे लेते हैं जो कि जॉब करते हैं, जो होटल लाइन या रेस्टोरेंट लाइन में जॉब करते हैं। वो इजीली ईडी वीज़ा अप्लाई करके रहते हैं, क्योंकि इनका स्टे अप्रॉक्सीमेटली 15 मंथ का होता है। 15 मंथ का आपको वीज़ा मिल जाता है ईडी वीज़ा के अंदर। इसके जो चार्जेस होते हैं वो 50,000 बाट के आसपास आपको मिल जाता है वीज़ा इसकी। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रहना चाहते हो। मैं जॉब का पर्पस का कोई बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल एक विजिट के पर्पस से मैं बात करूँ कि आप लॉन्ग स्टे यहाँ पे करना चाहते हो तो आप ईडी वीज़ा भी बहुत लोग लेते हैं। उस ईडी वीज़ा के आड़ में कुछ लोग जॉब भी करते हैं, कुछ लोग अपना या फिर यहाँ पे अपना रिमोट जॉब करते हैं, फ्रीलांसर जॉब करते हैं, क्योंकि इजीली उनको सस्ता पड़ जाता है। 50,000 बाट अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 1,35,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 महीने का वीज़ा मिल जाता है और आप वीज़ा ऑन अराइवल पे थाईलैंड आते हो। आपको 2 महीने का
वीज़ा मिलता है। और एक चीज़ और है जो ईज़िली अगर आप 3 महीना अगर आप स्टे करना चाहते हो तो 2 महीने जब आपका वीज़ा खत्म होने वाला रहता है तो उससे 1-2 दिन पहले आप नियर बाई इमिग्रेशन पे जाके जिस भी थाईलैंड के प्रोविजन पे आप रह रहे हो, बैंकॉक में या कहीं पे भी, तो नियर बाई इमिग्रेशन होता है, वहाँ पे आप जाके अपना 30 दिन का वीज़ा और एक्सटेंड कर सकते हो, जिसकी फीस होती है 1900 बाट। In INR, I can say like 5,000 to 5,500 approximately। तो ये भी एक इजी तरीका होता है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा अगर किसी को स्टे करना है तो ईडी वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, स्कूलिंग है, वहाँ पे आपको लाइक ईडी वीज़ा इजीली मिल जाता है। तो उसके दौरान उस वीज़ा को लेके आप अपना यहाँ पे फ्रीलांसर में जॉब कर सकते हो, या फिर वेकेशन वगैरह के लिए आगे कुछ और पर्पज़ तो आप लॉन्ग स्टे ले सकते हो। बट एक नेगेटिव पॉइंट इसके साथ ये है कि 15 महीने का आपको मल्टी एंट्री मिलता है अगर आप अपने लाइक कंट्री वापिस जाते हो और फिर अगेन आप एंट्री करना चाहते हो थाईलैंड के अंदर, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो ईडी वीज़ा पे आप हो तो कौन से आपने सब्जेक्ट लिए रखें, क्योंकि इमिग्रेशन पे जो क्वेश्चनिंग होते हैं वो ईडी वीज़ा के लिए वो आपके सब्जेक्ट हो सकते, आप कौन से स्कूल में लाइक किस लैंग्वेज स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपके पास लीगल
ईडी वीज़ा, इसका मतलब आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो। तो ये सब आपको जानकारी लेके चलना चाहिए, अदरवाइज आपको इमिग्रेशन रिपोर्ट कर देगा। इसका ये मतलब नहीं अगर मल्टी एंट्री आपको ईडी वीज़ा तो आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते, वो इजीली डिपोर्ट कर सकते। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि इजीली ईडी वीज़ा पे भी डिपोर्ट हुए हैं। अब ये तो रहा डीटीवी वीज़ा और ईडी वीज़ा और नॉर्मल वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। डीटीवी वीज़ा अभी इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि वो अगर अप्लाई भी करते तो उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा, जिसके चार्जेस भी 80,000 अप्रॉक्सीमेटली आते हैं। सेकेंड बात करते हैं ईडी वीज़ा पे। ईडी वीज़ा आपका 50,000 बात के अंदर आ जाता है, जो कि 15 महीने का स्टे मिल जाता है। ये भी बहुत इजी तरीका है, आप ये कर सकते हो। अदरवाइज 1 महीने का वीज़ा एक्सटेंशन का आपको जो चार्जेस होते 1900 होते हैं, जो कि INR में 5,500 होते हैं। तो ये 3 तरीका तो मैंने आपको इसी बता दिया, जो कि एक लीगल वे है। अब आ जाते इस ऐसे तरीके पे जो लोग 3 महीने बाद भी अगर वो ईडी वीज़ा नहीं ले पाते किसी कारणवश, या फिर उनका बजट नहीं है, उनको पेमेंट्स ब्रेकडाउन होके मिलती है, तो वो इकट्ठा पेमेंट नहीं दे सकते हैं, या डीटीवी वीज़ा के तो एलिजिबल है नहीं, और वर्क परमिट इतना एक्सपेंसिव होता थाईलैंड में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बताऊँ ऑन एन आइडिया तो 1,50,000 बाट
इट मीन्स 4 लाख के आसपास INR के अंदर आपको वीजा मिलता है, जो कि 1 साल के लिए होता है। तो अगर कोई भी कैलकुलेशन लगाएगा तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इससे बेस्ट होता है कि लोग ईडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आ जाते कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो कि इलीगल तरीका लोग यहाँ पे करते हैं। डेफिनेटली अगर वो 3 महीना बाद भी अगर उनको और टाइम रहना है तो करते क्या है। जैसे कि अगर आप थाईलैंड का मैप देखोगे तो नियर बाय में जो कंट्रीज है, जैसे म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, आपका कंबोडिया हो गया, मलेशिया, ये 4 कंट्री लाइक थाईलैंड अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो करते क्या है कि पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप इंडियन पासपोर्ट, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे सस्ता वीज़ा आपको कौन से कंट्री का मिल रहा है। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया या फिर मलेशिया। तो जो भी आपको इजी पड़ता है तो आप नाइट बस ले सकते हो, ठीक है। नाइट बस लेके उस कंट्री में एंट्री कर सकते हो। 1 दिन या 2 दिन स्टे करके फिर आप वापिस जब थाईलैंड आओगे तो आपको 2 महीने का फ्रेश वीज़ा ऑन अराइवल फिर से मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसका बजट क्या जाता है ऑन मतलब एवरेज में बताता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से कंबोडिया में इन आउट मैंने 2-3 बार किया था। मलेशिया भी मैंने कर रखा है। जब मैं इंडोनेशिया में था तो मैं इन आउट करने के लिए सिंगापुर भी गया था।
तो इसके जो चार्जेस होते हैं मैं आपको नॉमिनल आज के डेट में 2025 लाइक जुलाई चल रहा है, तो मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ। अगर आप खुद से ये चीज़ें करते हो तो 35, अगर कंबोडिया का एग्जाम्पल लें तो $35 के आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, जो कि 1 महीने का वैलिड लाइक 1 महीने का स्टे मिलता है और वैलिड फॉर द 3 मंथ। तो जो बस के फेयर्स होते अप्रॉक्सीमेटली मैं INR में आपको बता देता हूँ कि आपको 2000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको बस मिल जाता है एक तरफ का। दोनों तरफ का आप मान के चलो कि आपको 4000 का बस हो गया। आपको 1 दिन का होटल स्टे वहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर आप पूरा कैलकुलेशन लगाओगे तो ऑन एन एवरेज 10,000 INR आपका खर्च हो जाएगा इजीली, अगर ये आप खुद से करते हो। आप खुद बस पकड़ के यहाँ से कंबोडिया जाते हो, वीज़ा लगवाते हो, 1 दिन स्टे करते हो, फिर कंबोडिया से वापस बैंकॉक आ जाते हो, या फिर जहाँ भी आपको थाईलैंड के अंदर रहना है आप अपना डेस्टिनेशन देख सकते हो। इसका ऑन एन एवरेज 10,000 INR के अंदर ये सारी चीजें हो जाती हैं। What if, क्योंकि अब होता क्या है कि ये तो बहुत इजी हो गया सुनने में, बट इमिग्रेशन इतना भी स्मूथ नहीं है कंबोडिया, क्योंकि कुछ आपसी दिक्कत के कारण और भी लाइक बॉर्डर को टाइट कर दिया गया है, और बल्कि हम लोग इंडियन पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन हर जगह ही हार्ड मिल जाता है हमें। इनफैक्ट मैं कंबोडिया 2-3 बार ट्रैवल किया, एक बार डिपोर्ट होने से मैं बच गया।
मेरे पासपोर्ट भी स्टैम्प नहीं लगाएगा, बट मैं अगर कहूँ इस साउथ एशियन कंट्री में सबसे हार्ड इमिग्रेशन या फिर करप्ट इमिग्रेशन, तो वो आपको कंबोडिया पड़ता है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट देख के वो पहले तो रोक लेते, 2-3 घंटे आपसे पूछताछ करते, उसके बाद अगर उनको वैलिड पॉइंट्स नजर आते हैं तो आपको एंट्री देते, अदरवाइज वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो इस चीज को भी क्लियर करने के लोग क्या किए थाईलैंड के अंदर कि उन्होंने अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं, इन आउट सर्विसेज, जो कि आपको लाओस के लिए भी मिल जाता है, कंबोडिया के लिए मिल जाता है, मेनली ये 2 कंट्रीज के लिए मिलता है। मलेशिया के लिए इन आउट सर्विसेज अभी तो मैंने कोई ऐसे ऐड या फिर वीडियोस नहीं देखे जो कि मलेशिया के लिए अभी किया गया हो, बट हाँ लाओस और लाइक कंबोडिया के लिए ऐसे सर्विसेज चलाए जा रहे हैं जिनकी अपने रेट हैं। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, अगर आपको वीज़ा एक्सटेंड करना, वीज़ा एक्सटेंशन के बाद आपको लगता है कि अब आपको और दिन भी स्टे करना है थाईलैंड में, तो आपको वीज़ा की नीड है, तो 1 दिन पहले आप उनसे बुक करते हो तो 9,000 बाट, अगर 9,000 बाट को आप कन्वर्ट करते हो तो approximately 25 to 28,000 INR आपको खर्च करना होगा, जिसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना होता है। वो करते क्या है कि आपका वैन बुक करते हैं, सेम वैन में आप 5-6 लोग आपके जैसे लोग होंगे जिनको इन आउट
करना होता है उस कंट्री में, तो जाते हैं। उनका अपना खुद का इमिग्रेशन भी सेटिंग होता है, जो कि आपसे कोई पूछताछ नहीं होता है। आपको इमिग्रेशन पे, थाईलैंड की इमिग्रेशन पे आपको डिपार्चर देते हैं, फिर तुरंत आप कंबोडिया के इमिग्रेशन पे जाके वीज़ा लगवाते हैं और सेम आधे घंटे बाद आपको फिर वापस वहाँ से डिपार्चर देके कंबोडिया से आपको थाईलैंड में अराइव करवा देते हैं, जिससे आप लीगल हो जाते हो 2 महीने और स्टे करने के लिए थाईलैंड में। तो ये मैं कोई लीगल वे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बट मैंने भी इसको बहुत बार ट्राई किया है, क्योंकि वर्क परमिट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था यहाँ पे लेना। एजुकेशन वीज़ा में प्रॉब्लम क्या था कि अगर मेरे पास 15 महीने का मल्टी एंट्री वीज़ा है, मुझे जानकारी नहीं है कि जो मेरा ईडी वीज़ा है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्योंकि मैं स्कूल तो अटेंड कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं होगा। तो अगर मैं अपने कंट्री से भी फिर वापस आना जाना कभी करता हूँ, कुछ बात पड़ता है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इमिग्रेशन क्लियर करना, तो इसलिए मैं विजिट वीज़ा पे रहता हूँ। विजिट वीज़ा पे अपना 2 महीने का यहाँ स्टे करता हूँ। 1 महीना एक्सटेंड करने के बाद मैं कंबोडिया से या फिर लाओस से अपना इन आउट ले लेता हूँ। स्टार्टिंग में मैं खुद ही ये चीज़ ट्राई करता था, बट जब मैंने देखा इमिग्रेशन बहुत ही सख्त है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो वीज़ा आपको नहीं देते, क्योंकि उनको भी इतना समझ आता आपका पासपोर्ट देख के कि आप हर
3 महीने पे कंबोडिया फिर लाओस जा रहे हो, एक दिन स्टे करके, एक दिन में नहीं, सेम डे आपको वापस एग्जिट ले रहा, तो उनको भी समझ में आता है कि आप इन आउट सर्विस का यूज कर रहे हो और विदाउट एजेंट। तो एजेंट लोग ये चीजें काम कर रहे हैं। तो अगर कभी भी आप थाईलैंड में आते हो, अगर आपको इस तरीके से वर्क करना है या फिर इस तरीके से आपको वीज़ा अपना एक्सटेंड करना है, तो ये तरीका एक बहुत ही सिंपल है। मैं लीगल वे तो नहीं बोलूँगा, बट लोग कर रहे हैं, तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। ये बहुत ही सेफ होता है एजेंट के थ्रू। खुद आप करते हो तो हो सकता है आपको एंट्री दिया जाए, नहीं भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी 50-50% चांसेस होते हैं। तो ये बेस्ट है। तो इससे बढ़िया चीज़ें मुझे नहीं समझ में आए, क्योंकि इजी वीज़ा में भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप कभी भी अपने कंट्री में जाके फिर वापस आते तो इमिग्रेशन फेस करना आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। खुद आप ट्रैवल करते हो, अगर विजिट वीज़ा पे, तो भी इजी है। कुछ टाइम बाद अगर आपको लगता है कि आप इमिग्रेशन फेस नहीं कर सकते, तो आप एजेंट का हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं थाईलैंड के अंदर, इनकी अपनी प्राइसिंग है। मिनिमम जो प्राइसिंग होती है 8,000-9,000 बार में, वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देते, जिसमें आपको टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं होता। सुबह आप जाते हो, शाम तक आपको वापस थाईलैंड वो ड्रॉप कर देते सेम लोकेशन पे जहाँ से उनकी वैन स्टार्ट होती है। तो इस वीडियो का मेनली मेरा जो पर्पस है, कोई वर्क परमिट के लिए नहीं था, ना मैं कोई
इलीगल वे बताना चाह रहा हूँ, लेकिन जो भी टूरिस्ट या फिर कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स या रिमोट जॉब करने वाले लोग जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं थाईलैंड में, उनके लिए बहुत इजी तरीका हो जाता है। बल्कि इस वीडियो के अलावा भी उनको ये चीज़ जानकारी होगी, लेकिन बहुत लोग को ऐसे है जिसको जानकारी नहीं है कि अगर वो लॉन्ग स्टे करना चाहते तो उनको क्या करना चाहिए। बहुत लोग को ये भी नहीं पता है कि वो अगर थाईलैंड आए इंडिया से और वो मलेशिया जा रहे हैं तो क्या वापिस आप वो थाईलैंड आ सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन होते हैं। तो इस वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अगर कभी भी आप इस तरीके से करना चाहते हो या आपको इन आउट करना है तो आप सर्विसेज ले सकते हो, वो बेस्ट रहता है। अदरवाइज अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, एक ही दो बार आपने ट्रैवल किया, तो आप खुद ही जाके कंबोडिया या फिर लाओस आज के दिन में बहुत इजी है। वहाँ पे जाके आप अपना वीजा इन आउट कर सकते हो इजली। एक दिन स्टे कर लेना भाई, एक दिन स्टे कर लोगे तो आपको एक तरीके से मतलब लीगल हो जाता है सारी चीजें विदाउट एजेंट। आपका पैसा ही नहीं बच जाता क्योंकि 10,000 INR और 25-26,000 में बहुत फर्क हो जाता है। तो अगर आपको अपने 15,000 बचाने हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर नहीं बचाने तो भी सिंपल है। और जिसके पास पेमेंट्स वगैरह हैं, अरेंजमेंट है, उनके अपने बजट है, तो वो वर्क परमिट के जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं
जो कि आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करती हैं, और लीव में आप जॉब भी कर सकते हो, बट वो क्वाइट एक्सपेंसिव पड़ता है, 1,50,000 baht is a big amount for India for staying in Thailand for the 1 year. तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू।